हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 करवाऊंगा जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ओके, इससे पहले मैं 6 चैप्टर करवा चुका विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ। किसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस? स्टैट के। ओके, तो आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम प्रदीप की बुक से। इक्विलिब्रियम के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में क्या क्या करेंगे, मतलब पार्ट 1 का नाम क्या है? इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट बी में क्या पढ़ेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। किसमें? सॉल्यूशन के अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, अब इस प्रोसेस के अंदर फिर क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर में? केपी केसी रिलेशन और ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? केपी केसी का रिलेशन और ली चैटलियर प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस, पीएच, बफर सॉल्यूशन और सोलुबिलिटी। ये 4-5 चीज हम पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि ये एक क्या है, चैप्टर नंबर 7 जो अपना इक्विलिब्रियम का प्रदीप की बुक से, उसको मैंने यहाँ पे एक क्या किया है, कंक्लूजन, मतलब कि फुल एक नोट्स की फॉर्म में मैंने लिखा है जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू में के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन दोनों पार्ट्स को स्टडी करेंगे। पहले ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और फिर उसके बाद इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टैट के अंदर 2014 से 2020 तक के, वो फिर क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में देखते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो अपना पार्ट 1 जो था फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है। तो उसके अंदर हम पहला जो पॉइंट आता है, पहला जो टॉपिक आता है, वो क्या टॉपिक आता है? हेनरी लॉ। ठीक है, तो हेनरी लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें ये रिएक्शन है ए बी सी, क्या है अपने रिएक्टेंट हैं, और हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका जो रेट आएगा, रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिएक्शन का ए उसकी पावर अल्फा, बी की पावर बी, और सी की पावर सी। सी की क्या है ये कि जो अपना ए रिएक्टेंट है वो कितना अमाउंट है, कितनी कंसनट्रेशन, कितनी अमाउंट है उसकी, कितने मोल है ये, ठीक है। तो ये अपने लॉ ऑफ मास एक्शन में ये बताता है। उसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है केपी केसी का रिलेशन। तो इससे क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। तो केपी और केसी का क्या रिलेशन है? केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल एन, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी? 0.0831, ये अपनी आर की वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन जो इस टाइप से आता है, जैसे ये हमको क्या दे दिए? रिएक्शन दे दी, ठीक है। केपी की वैल्यू दे दी हमको, यहाँ पे केसी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? केसी की वैल्यू निकालनी है। तो केसी का फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग क्या देगा? इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो अपनी केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता क्वेश्चन यहाँ से स्टेट के अंदर। ओके, उसके बाद है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं? जैसे जैसे याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ओनली डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन के, और इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, ना कि कंसंट्रेशन के ऊपर। कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर रिएक्शन को हम क्या कर दें? रिवर्स कर दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 1/k। इसे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 जो पॉइंट है ये, इसे क्वेश्चन आते हैं। कैसे? अगर हमने किसी रिएक्शन को, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो इसे को याद है, तो इनको याद रख लेना। तो जब हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 2 से, तो इक्वेशन हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रूट के टाइम्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को जब हम 2 स्टेप में लिखते हैं, तो क्या नया कांस्टेंट क्या आएगा? k1 इंटू k2, ठीक है। और कैटलिस्ट ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, अब अपना नेक्स्ट
पॉइंट आता है, टॉपिक आता है वेंट ऑफ इक्वेशन। जो मेन पॉइंट है ना, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में, वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बता रहा यहाँ पे कि वेंट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, क्या नहीं, क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, क्या नहीं है, मैं नहीं बता रहा तुमको। बस ये बता लूँ कि कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं और किससे नहीं आ सकता। सारे ही टॉपिक मैं कवर करूँगा इस चैप्टर के, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इसलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट एंड टॉपिक है वेंट ऑफ इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन की एल एन के पी इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन में आर टी प्लस में कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब लॉग लेंगे, लॉग की फॉर्म में क्या है, लॉग के पी इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन में 2.303 आर टी प्लस में कॉन्स्टेंट। ये वेंट ऑफ इक्वेशन है, अपने इसको याद रख लेना। अब अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। तो पहला पॉइंट अपना क्या करने में, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एक्सटेंट कितने किस हद तक रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने में अपनी हेल्प करती है। तो ये तीन क्या है एप्लीकेशन अपने, लेकिन इस तीनों में से ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्सटेंट क्या है, रिएक्शन का एक्सटेंट कितना वो प्रिडिक्ट करने में, मतलब कि क्या है ये, लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लार्ज है तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर मीडियम है और अगर ठीक है, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर अपना लार्ज है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर लो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब कि 10⁻³ से कम है तो लो मानी जाएगी उसको, और वो डायरेक्ट रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब समझ में आ गया। अगर लार्ज ई सी वैल्यू है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर ई सी की वैल्यू कम है, लो है, मतलब कि 10⁻³ से कम है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिडिक्ट द डायरेक्शन द रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर क्यू और के की इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर Q की वैल्यू K की इक्वल है तो जो रिएक्शन हो इक्विलिब्रियम में होगी। अब एक पता कैसे चलेगा फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड में है, इसका मतलब कैसे पता चलेगा, अगर Q और K की वैल्यू इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में होगी रिएक्शन। ठीक है, अगर Q की वैल्यू K से लार्ज है, मतलब बड़ी है, तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, और लेस देन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है अपना यहाँ से, इस एप्लीकेशन से, जो कि इंपॉर्टेंट है कि टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम करेंगे। तो अपना क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे दी हमको ये NH3 की फॉर्मेशन, तो N2 की कंसंट्रेशन दे दी, H2 की दे दी, NH3 की दे दी। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमें निकालनी, EC की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, KC इज इक्वल टू NH3 की पावर, ये क्या है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो NH3 अपॉन में N2H2। तो NH3 की कितनी है मोल, यहाँ पे 2, तो उसकी पावर 2 हो गई। यहाँ पे N2 कितना है 1, तो उसकी पावर 1। यहाँ पे H2 कितनी है 3, तो उसकी पावर 3। तो उनकी कंसंट्रेशन के साथ लिख के पावर करके आंसर आ जाएगा अपना। यहाँ पे है ना, क्या निकालना हमें, कि इसी की वैल्यू निकालनी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आता है कि एफ की वैल्यू दे दी हमको, के बी की वैल्यू दे दी, उनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, तो के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब कि इसी की वैल्यू निकालनी है। एक ये तो इक्वेशन दे दी और कंसंट्रेशन दे दी, तो इसी की वैल्यू निकालो। और एक हमें क्या दे दिया यहाँ पे, के ओ बी की वैल्यू दे दी, तब हमें इसी की निकालनी है। तो क्या निकालेंगे, तो अपना फॉर्मूला है के एफ अपॉन में के बी, के एफ अपॉन में के बी। इस सिचुएशन में तो के सी इक्वल टू ऐसे करके निकाल दिया था, यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, प्रोडक्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की का रेट अपन में रिएक्टेंट का रेट, आई मीन के एफ अपन में के बी, अपना के की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि इसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है अपना, PCl3 इस शुरुआत में कितना था, 2 लीटर था। ठीक है, 40% डिसोसिएट हो गया, तो KP कैसी की वैल्यू बताओ। ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं अपने कि PCl5 शुरुआत में 2 लीटर था तो 40% डिसोसिएट हो गया, तो KPKC की वैल्यू बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाद में। अब आता है अपना फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला फैक्टर अपना कैटालिस्ट। कैटालिस्ट अब ऐड करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम में, तो कुछ इफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन आएगा अपना कि जब हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन का पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी, जो टॉपिक है पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो इनर्ट गैस ऐड करने पे दो सिचुएशन आती हैं। ठीक है, तो एक तो होता है अपना कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो कुछ चेंज नहीं होता। दूसरा केस आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। जिस तरफ मोल्स ज़्यादा होंगे उस तरफ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। इनर्ट गैस के अंदर दो केस आते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं होता और एक कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज होता है। कैसे, कहाँ, किस तरफ होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना। अब आता है थर्ड पॉइंट। एक तो है इफेक्ट किसका, ये अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। ये क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, और टेम्परेचर का चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या होता है, एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट शिफ्ट फॉरवर्ड एंड वाइस वर्सा। अगर हम रिएक्टेंट में की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम चेंज होते हैं एंड वाइस वर्सा। तो प्रोडक्ट में करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर ठीक है, सेकंड पॉइंट टेम्परेचर वाला, इसमें दोनों ये दो ही केस समझा रखे हैं बुक में। प्रेशर का अगला है। ठीक है यही तो एक्सप्लेन कंसंट्रेशन का, ये कंसंट्रेशन का ये रहा, टेम्परेचर का ये रहा, प्रेशर का ये रहा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो कंसंट्रेशन का हो गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ओके, अब हम प्रेशर का चेंज देखते हैं। तो प्रेशर में अपने पास दो पॉइंट है। प्रेशर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर एन आर और एन पी मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। आर और पी का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो कोई कुछ शिफ्ट नहीं होगा, नो शिफ्ट। अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, अगर लो, इसमें फिर दो केस आते हैं, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तो लो प्रेशर पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उस तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम, और हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे कम है उस तरफ शिफ्ट होगा। तो ये पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, एक पॉइंट और आता है अपना फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम के अंदर चेंज कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, तो क्या इफेक्ट आता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन विच लेस नंबर ऑफ मोल्स, जिस तरफ कम नंबर ऑफ मोल्स है उस तरफ क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, डिक्रीज मोल्स। ठीक है, अब अपना इक्विलिब्रियम पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूले या कुछ और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये था। तो इसमें के अल्फा = सी अल्फा स्क्वायर फॉर्मूला है। एक अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √KA/C, इसी को किया है मैंने। तो ये जो फॉर्मूला है दोनों याद रखना। अब अल्फा क्या है अपना, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और के क्या है, आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, और सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अपना नेक्स्ट रिलेशन है पीएच प्लस में POH = PW। ठीक है, ये एच की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, वाटर के कंसंट्रेशन के बराबर होती है। और PW की वैल्यू कितनी होती है, 14। तो KA × KB = KW। KA मतलब एसिडिक की कंसंट्रेशन और कांस्टेंट, और बी की बेसिक की, और ये एसिड की, तो किसके बराबर होती है,
के ए इंटू के पी इक्वल टू के डब्ल्यू। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू पी डब्ल्यू। पी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 14। ठीक है, अब हमें अगर पी एच निकालना है, अगर हमें पी एच निकालना है तो क्या पी एच इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग के सी, लॉग सी। ठीक है, ये किस लिए यूज होगा? फॉर एसिड और बेस के लिए यूज होगा विच डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज, जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल CH3COH, इथेनोइक एसिड है अपने पास, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड एक ही बात है। ठीक है, तो अगर इस जो एसिड या कोई बेस कंप्लीटली आयोनाइज ना हो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पीएच निकालने के लिए। ओके, अब आता है अपना सोल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या है? साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या अपने पास दो टाइप के सोल्ट हैं, कितने 4 टाइप के पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट। ठीक है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट, वीक एसिड और ये देखता हूँ क्या है, न्यूट्रल बेस। क्या है? न्यूट्रल बेस, इसका सोल्ट। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहला सोल्ट अपना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों सोल्ट जो है एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, उसका सोल्ट। तो इसमें क्या होगा? एग्जांपल जैसे NaCl, NaNO3, Na2SO4, KCl, KNO3, K2SO4, ये जो सोल्ट हैं सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। ठीक है, तो साल्ट ऑफ दी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस पे नहीं जाएंगे, तो इसलिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब फिर उसका पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ठीक है, सोल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट लेते हैं, तो जैसे अपने पास एग्जांपल है CH3CONA। हमें ही पहचानने में ही दिक्कत आती है कि ये सोल्ट किस टाइप का सोल्ट है ना। तो ये अगर हमें याद है कि Na2CO3 है, ये कैसा सोल्ट है? तो किसका सोल्ट है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। K2CO3, Na3PO4, दे आर अल्कलाइन इन नेचर, ये अल्कलाइन है नेचर में। ठीक है, अल्कलाइन का मतलब बेसिक है ये, तो इनकी जो पीएच की वैल्यू आएगी वो बेसिक आएगी, इनके 7 से ज़्यादा। 3 ऑप्शन अपने पास 7 से कम है, एक ऑप्शन 7 से ज़्यादा है, तो डायरेक्ट हम टिक लगा देंगे 7 से ज़्यादा वाले में। ठीक है, अगर एक ये सोल्ट आता है तो इसकी पीएच कितनी आएगी? एसिडिक होता है ये, न्यूट्रल नेचर में। ठीक है, 7 से कम। NH4Cl, CuSO4, NH4NO3, ठीक है, AlCl3, कैल्शियम क्लोराइड, ये तो 4-5 सोल्ट हैं। ये क्या कैसे सोल्ट है? सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सोल्ट हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला के सोल्ट बनाया हुआ है, और ये जो सोल्ट हैं ये क्या है? एसिडिक है नेचर में। अब फोर्थ है अपना सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड नो बेस। ठीक है, तो ये अपने 3 एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? ये भी न्यूट्रल है। क्या है? ये भी न्यूट्रल है, मतलब कि पीएच क्या आ जाएगी इसकी? 7। ठीक है, अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस तो हम कर चुके, किसका? साल्ट हाइड्रोलिसिस हम कर चुके। ठीक है, अब उसी हाइड्रोलिसिस को की का कांस्टेंट निकालेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच। तो एक तो क्या निकालेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, एंड पीएच निकालेंगे। साल्ट सॉल्यूशन के 3-4 चीज़ निकालेंगे जो हमने साल्ट सॉल्यूशन पहले पढ़ा है। ठीक है, 4 टाइप के जो सोल्ट पढ़े हैं अपने अभी, उन्हीं की हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालेंगे, पीएच वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहला केस अपना किसका? जो 4 केस यहाँ पे पढ़े हैं ना, उन्हीं चारों केसेस के लिए हम क्या निकालेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और पीएच। ठीक है, तो पहला केस अपना था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस। तो उसमें KH कैसे निकालते हैं? KW/KA, एच कैसे निकालते हैं? √KH/C। ठीक है, तो ये क्या है? KH क्या है? ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH क्या है? KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर कोई पूछे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला कि निकालो, तो अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाले नहीं है तो हम ये अप्लाई करेंगे, KW/KA। KW मतलब वाटर के लिए, ये क्या है? एसिड के लिए है। ठीक है, इसमें फिर पीएच कैसे निकालेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया, अब पीएच कैसे निकालेंगे अगर अपने पास सोल्ट ये है तो? ठीक है, ये मैंने बता दिया कि एग्जांपल क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन कौन सा है।
कौन कौन सा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट से, जैसे 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 CH3COONA, ये 2 एग्जाम्पल है। इसके लिए पीएच निकाल तो उसके लिए पीएच का फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। ठीक है, अगर केस अपना ये है तो फॉर्मूला हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला ये है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ये है, पीएच का फॉर्मूला ये है। सेकंड केस अपना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है तो पीएच ये ऐसे निकलेगा, एच अपने ये निकलेगा और पीएच ऐसे निकलेगा। ठीक है, केएच मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और ये क्या है, पीएच। पीएच निकालने का फॉर्मूला कब, जब अपने पास सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है तब। ठीक है, थर्ड केस करते हैं वीक एसिड और वीक बेस का केस। तो इसमें केएच अपना फॉर्मूला ये है, एच निकालने का फॉर्मूला ये है, और पीएच निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक मैंने, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखो हम क्वेश्चन डायरेक्ट एक पता लगाते हैं। ठीक है, अगर किसके लिए, देखो फॉर वीक एसिड और वीक बेस, दोनों वीक है, किसके लिए, वीक, दोनों वीक, एसिड भी और वीक और बेस दोनों वीक है। तो अगर पी के की वैल्यू पी के बी से कम है तो हमारी पीएच जो है सॉल्यूशन की वो क्या होगी, 7 से कम, मतलब कि सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अगर पी के ए वैल्यू पी के बी से ज़्यादा है, यहाँ पे कम है और ज़्यादा है। ठीक है, अगर कम है तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से कम पीएच आएगी। अगर ज़्यादा है तो पीएच 7 से ज़्यादा आगी होगी और बेसिक सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वल है तो पीएच अपने 7 हो जाएगी और सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तीनों केस हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैसे क्या होता है, एजीसीएल, ये अपने पास रिएक्शन है, एजीसीएल है, एजी पॉजिटिव सीएल नेगेटिव में ब्रेक हो गया। तो सोल्यूबिलिटी कैसे निकलेगी, सोल्यूबिलिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, सोल्यूबिलिटी गिवन है और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें निकालना, फाइंड आउट करना, KSP की वैल्यू निकालना। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, KSP इक्वल टू में एजी पॉजिटिव, उसकी के पास कितना, एक है ना मोल, क्योंकि एक मोल है तो इसकी पावर 1, इसके आगे भी 1 है तो ये 1, इसकी पावर करके ऐसे कंसंट्रेशन लिख के, और ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट के क्या पढ़ते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन वो होता है जिसके ऊपर ना तो एसिड का और ना बेस का ये कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कि एक सॉल्यूशन ऐसा है उसके अंदर ने एसिड ऐड कर दिया तो पीएच के ऊपर उस सॉल्यूशन की पीएच कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, बेस डाल दिया तो बेस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उन दोनों सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 2 टाइप के हैं। एक तो सॉल्यूशन है सिंगल सब्सटेंस का सॉल्यूशन, सिंगल सब्सटेंस का सॉल्यूशन एग्जांपल है जैसे CH3COONH4, एग्जांपल ये है। ठीक है, एक है मिक्सचर का सॉल्यूशन, इसमें से 2 टाइप का है, एसिडिक और एक बेसिक। क्योंकि इसको बोल देंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसको बेसिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो इसमें एग्जांपल अपने पास जो है सिंगल सब्सटेंस का 2 सॉल्यूशन, उसमें एग्जांपल है ये, जो कि ये जो एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है, सोल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस का एग्जांपल है। मतलब ये सोल्ट है और सोल्ट किससे बना है, वीक एसिड और वीक बेस से बना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, किसको बोलेंगे, उनकी एग्जाम्पल किया है वीक एसिड और वीक एसिड का ही सोल्ट, वीक एसिड प्लस में वीक एसिड का सोल्ट प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, इसमें क्या है NH4OH प्लस में NH4Cl, क्योंकि वीक बेस का मिक्सचर प्लस में सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस, इस वीक बेस का सोल्ट, इनका ही कंबाइन होता है ये। ठीक है, सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड का ये मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, वीक बेस और सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, इसके क्वेश्चंस आते हैं। इस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालने के लिए क्वेश्चंस ऐसे आता है। देखो पीएच निकालना है बफर मिक्सचर का, बफर सॉल्यूशन का, एक पीएच तो हमने पहले निकाली थी, ठीक है ना, और एक हम पीएच निकालेंगे बफर मिक्सचर का।
हमने एक तो यहाँ पे पीएच निकालने का फॉर्मूला बताया था कि जब एसिड और बेस के लिए और बेस के लिए जो कम्प्लीटली एनालाइज ना हो, एक तो फॉर्मूला हमने ये निकाला था, ठीक है, एसिड और बेस के लिए। अब हम निकालेंगे पीएच किसके लिए, बफर सॉल्यूशन के लिए। तो बफर सॉल्यूशन के पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है, अभी देखते हैं। तो ये अपने पास फॉर्मूले हैं। ये क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच निकालने का तरीका, और ये क्या है, बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों केस हैं। ओके, समझ में आ गया। तो अपना क्या हो गया, इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं 2014 से 2020 तक के। ओके, थ्योरी कंप्लीट हो गई, इसे रिवाइज कर लेना। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि एसपी फॉर पीबीटी IO32 का कि एसपी की वैल्यू दे दी इस टेम्परेचर पे, तो सोल्युबिलिटी हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, सोल्युबिलिटी निकालनी है कि एसपी की वैल्यू दे दी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन जो 2014 से 2020 तक के क्वेश्चन हैं स्टेट के अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ओके, क्या है ये, PYQ 2014 से 2020 स्टेट। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, देखो पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन की ऑफ HCl की इतनी मोलर सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू में बतानी है। अगला क्वेश्चन था अपना सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू गिवन है, तो सोल्यूबिलिटी में निकालनी है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है अपना, पीएच ऑफ, इसकी पीएच निकालनी है। एक क्वेश्चन अपना ये आया हुआ था, क्या अगर NOCl की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो NOCl की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए थे। पीके वैल्यू दे दी हमें एसिटिक एसिड की, पीके बी वैल्यू दे दी इसकी, और क्या निकालना, पीएच निकालना हमें। पीके वैल्यू दे दी, पीके बी वैल्यू दे दी, पीएच निकालनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन के लिए कैसी टेम्परेचर